ये दोनों चीजें क्या हैं? देखो, सिविल सर्विसेज में 3 तरह की सेवाएं शामिल होती हैं। एक सिविल सर्विस को बोलते हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज। दूसरा जो ग्रुप है उसको बोलते हैं सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं। तो पहली है ऑल इंडिया, हिंदी में क्या बोलेंगे? अखिल भारतीय सेवाएं। दूसरी हो गई केंद्रीय सेवाएं, सेंट्रल सर्विसेज, और तीसरी है स्टेट सर्विसेज। इन तीनों का अंतर आपने अगर संविधान में पढ़ा हो सर्विसेज वाला भाग तो हल्का हल्का आइडिया हो गया होगा। अदरवाइज यूं समझ लें कि कुछ सर्विसेज ऐसी है जिसमें सब कुछ स्टेट करता है। स्टेट सर्विस का मतलब जिसमें सिलेक्शन स्टेट करेगा, अपॉइंटमेंट स्टेट करेगा, ट्रेनिंग स्टेट करवाएगा, प्रमोशन स्टेट करवाएगा, अंत में पेंशन भी स्टेट देगा। जिसमें ये सारी चीजें स्टेट करेगा उसको बोलते हैं स्टेट सर्विस। और सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो आपको पता है कि हमारे संविधान में एक है 7वीं अनुसूची, 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में 3 सूचियां हैं। एक का नाम है संघ सूची, एक का नाम है राज्य सूची, एक का नाम है समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो भी विषय आते हैं उन विषयों पर कानून बनाने और उनका प्रशासन करने की शक्ति राज्य के पास होती है। केंद्र सूची या संघ सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने और प्रशासन करने की शक्ति केंद्र के पास है। समवर्ती सूची में दोनों के पास है, किंतु अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो किसकी चलेगी? केंद्र की चलेगी, संघ की चलेगी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य में सहमति है कि राज्य इसको देखेगा, उन विषयों में से किसी विषय पर यदि कोई सर्विस गठित की जाती है तो वो सर्विस स्टेट सर्विस होती है। जैसे टैक्सेस के मामले में जीएसटी के आने से पहले एक टैक्स था सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स या बिक्री कर किसके पास था? राज्य के पास था। इसलिए हर राज्य की सरकार अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या लोअर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो सेल्स टैक्स के ऑफिसर से, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, सीनियर रैंक, चाहे इंस्पेक्टर्स हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, या उससे नीचे के कर्मचारी हो, उनका सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करवाना, उनकी पोस्टिंग करना, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ एक्शन लेना, रिटायरमेंट करना, उसके बाद पेंशन देना, ये सारे के सारे काम कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो जो विषय राज्य सूची में है उस विषय से जुड़ी कोई भी सेवा, जैसे स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, जैसे शराब पर अभी भी स्टेट एक्साइज चलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी स्टेट एक्साइज चलता है, तो अभी भी राज्यों में जीएसटी के समानांतर एक स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट चलता रहता है। तो उससे जुड़े हुए सब लोग के सर्विस में स्टेट सर्विस में। स्पष्ट हुआ एकदम? सेंट्रल सर्विसेज वो है जिनका संबंध यूनियन लिस्ट के साथ है, यूनियन लिस्ट के किसी टॉपिक के साथ है। तो यूनियन लिस्ट के बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे उनमें से एक टॉपिक का नाम है इनकम टैक्स। इसलिए जो IRS IT होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स वाली, वो सर्विस पूरी तरह से कौन सी हो गई? वो हो गई सेंट्रल सर्विस। अब ये बताओ कि रेलवे जो है, रेलवे राज्यों का है या केंद्र का है? भारत में केंद्र का है। तो रेलवे से जुड़ी कोई भी नौकरी, इसी प्रकार ये बताइए कि टेलीफोन वगैरह ये केंद्र के हैं कि राज्यों के हैं? केंद्र के हैं। तो टेली कम्युनिकेशन से जुड़ी कोई भी नौकरी अगर होगी तो वो कौन सी सर्विस होगी? सेंट्रल सर्विस होगी। एकदम सिंपल है। और अगर कोई एयरलाइन से, एविएशन से जुड़ी सर्विस है तो कौन सी आएगी? इसी में आएगी, एविएशन भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस का संबंध होता है उन चीजों से जिनका प्रशासन सामान्यतः देश से तो राज्य है, किंतु जब भारत आजाद हुआ तो उस समय 9 ऑल इंडिया सर्विसेज हुआ करती थी। बहुत रोचक बात यह कि जब आप किसी ऑल इंडिया सर्विस में जाएंगे, आपको पता है 3 सेवाएं ऑल इंडिया सर्विस में आती हैं। कौन कौन सी 3 आती हैं? IAS, IPS और IFS, यानी कि IFOS बोलते हैं उसको, छोटा ओ लिख के काम चला लेते हैं, मतलब फॉरेस्ट सर्विस, न कि फॉरेन सर्विस। जो IFS है वो सेंट्रल सर्विस, ध्यान रखिएगा। क्योंकि विदेशी संबंध कौन सी सूची में आते हैं? समवर्ती में आएंगे, संघ सूची में आएंगे। केंद्र सरकार देखेगी दूसरे देशों से क्या संबंध है, तो दूसरे देशों से संबंध तय करने की शक्ति केंद्र के पास है, इसलिए केंद्रीय सेवा है IFS। ऑल इंडिया सर्विस आजादी के समय 9 थी। उस समय जब संघात्मक ढांचा बनना शुरू हुआ, संविधान बनने लगा, तो जो नए नए प्रांत थे, राज्य थे, उन सब ने खूब दबाव बनाया कि ऑल इंडिया सर्विसेज खत्म कर दी जाए। नेहरू जी दबाव में आ रहे थे, ये हुआ कि इसको हटाई देते हैं। क्योंकि आमतौर पर जैसे अमेरिका जैसे राज्यों में सर्विसेज 2 ही प्रकार की हैं, सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज है। ऑल इंडिया या ऑल अमेरिकन सर्विसेज वहां पर नहीं है। जैसे स्विट्जरलैंड में ऑल स्विट्जरलैंड सर्विसेज नहीं होती है, वहां पर या तो सर्विसेज स्विट्जरलैंड की हैं, सेंट्रल हैं, या फिर जो वहां के छोटे छोटे स्टेट्स हैं, क्या बोलते हैं उन स्टेट्स को, कुछ और नाम रहता है ना उनका, कैंटन्स बोलते हैं, कैंटन्स, उनकी सर्विसेज अलग से होती है। तो भारत में एक विशेष कंसेप्ट आया ऑल इंडिया सर्विस, जिसके समर्थक थे पटेल। पटेल ने नेहरू से कहा कि देखो देखो ठीक से समझो बात को, कम से कम 2 ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए मुझे, वरना देश को एक रख नहीं पाएंगे हम लोग। फिर पटेल के दबाव पर 2 सेवाओं के लिए मान गए। एक सर्विस हो गई IAS, एक हो गई IPS। जो पहले से ICS चली आ रही थी उसका नाम IAS हो गया, और जो पहले से IP थी, इंडियन पुलिस थी, उसका नाम IPS हो गया। हमारे संविधान में एक विशेष आर्टिकल है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, वो है 312। इसमें बताया कि इन सर्विसेज का गठन कैसे होगा। इसमें राज्यसभा की भूमिका थोड़ी ज्यादा भूमिका है। और जब 312 में बता दिया है कि इनका गठन कैसे होगा, उसके बाद लिखा है सेकंड क्लॉज में या थर्ड क्लॉज में, सेकंड में शायद, कि इस संविधान की शुरुआत के समय से यह माना जाएगा कि 2 सेवाओं IAS और IPS का गठन इसी रीति से हुआ है। हुआ नहीं उस रीति से, लेकिन लिखा है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इन 2 सेवाओं का गठन इसी रीति से संविधान में हुआ है। तो वो सर्विसेज संविधान लागू होने के समय से लागू हो गई थी। बाद में 1960s में IFOS आ गई। और क्यों ऑल इंडिया सर्विस बनती है, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर समझना हो, केंद्र का नियंत्रण राज्यों पर भी किसी न किसी मात्रा में रहे ताकि देश एक बना रहे।
जैसे आईएएस है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, इसका नाम है ऑल इंडिया सर्विस, पर सच क्या है, एक राज्य में जाके फंसोगे, 35 साल नहीं गुजारोगे उसके बाद, नाम है ऑल इंडिया सर्विस। और सेंट्रल सर्विस का नाम है सेंट्रल सर्विस, और पूरे देश में चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी पोस्टिंग तमिलनाडु में हो जाएगी, कभी केरल में होगी, कभी कश्मीर में होगी, कभी असम में हो जाएगी। तो लोग कहते हैं कि मैं सेंट्रल सर्विस में था और घनचक्कर में घूम रहा हूँ, तुम ऑल इंडिया सर्विस में थे, एक राज्य में बैठ के जीवन गुजार रहे हो, ये क्या माजरा है? इसका मतलब है, ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है एक ऐसी सर्विस जिसमें भारत की सरकार आपको भारत के किसी भी राज्य में भेजेगी, एक कार्डर देगी, कार्डर, स्टेट कार्डर जिसे बोलते हैं ना, उस कार्डर में आप रहेंगे, उस कार्डर से डेपुटेशन में केंद्र में आ सकते हैं, विशेष परिस्थिति में किसी और राज्य में भी जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः उस राज्य में ही जीवन गुजारेंगे। जब तक आप उस राज्य में रहेंगे, सेंट्रल सर्विस में तो हर चीज सेंटर करता है जो यहाँ स्टेट करता है, ऑल इंडिया सर्विस में सिलेक्शन सेंटर करता है, ट्रेनिंग सेंटर करवाता है, कार्डर अलॉटमेंट सेंटर करता है। उसके बाद की स्थितियां चेंज हो जाती हैं। जब आप अपने कार्डर में हैं तो वेतन कौन देगा? राज्य देगा। ट्रांसफर कौन करेगा? राज्य करेगा। उसमें प्रमोशंस कौन करेगा? वो भी राज्य करेगा। एक्शंस इनिशियल कौन लेगा? राज्य लेगा। लेकिन जब कोई बड़ा एक्शन लेने की बात आएगी तो अंतिम रूप से ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी पे एक्शन केवल केंद्र सरकार ले सकती है, राज्य सरकार नहीं ले सकती है। इसलिए मैंने कहा डीएम अगर है तो सीएम डीएम को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर देगा, सस्पेंड कर देगा, उसके आगे उसकी हैसियत में है ही नहीं। वो हैसियत केवल डीओपीटी केंद्र सरकार की है, राज्य के पास है ही नहीं। ऐसा किया क्यों है? अच्छा, जब ये लोग केंद्र में काम करेंगे तो वेतन कौन देगा? केंद्र सरकार देगी उस समय। तो इनका वेतन कौन देगा ये तय होता है कि इस समय वो कहाँ पोस्टेड है, केंद्र में या राज्य में। ये करने की खास वजह थी ताकि देश एक बना रहे। आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश में जितने भी जिले हैं, कितने जिले इस समय? 600 के आसपास जिले। एग्जैक्ट नंबर किसी को पता है? गुप्ता जी बताएंगे। हाँ, 612 के लगभग क्या होता है? लगभग तो मैं बोल रहा था। चलो 612 कह रहे तो 612 मानेंगे हम तो। मान लीजिए कि 612 जिले हैं, इसका मतलब 612 एसपी या एसएसपी और 612 डीएम या डीसी या कलेक्टर हैं हमारे देश में। उस रैंक के लोग तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उस डेजिग्नेशन वाले लोग इतने होंगे। ये जो 1224 लोग हैं, 1224 लोग, वो एक तरह से देश के हर जिले को संभालने में सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल हैं। और ये सारे के सारे इन दो सेवाओं से हैं, आईएएस और आईपीएस। और ध्यान रखना है कि जिले के स्तर से ऊपर के सारे अधिकारी ये आईएएस मिलेंगे, ये आईपीएस मिलेंगे, मतलब मोर देन 90% ऑफिसर्स आपको आईएएस आईपीएस मिलेंगे। इस समय किसी राज्य का पूरा स्ट्रक्चर जिनकी मुट्ठी में है वो कौन है? आईएएस आईपीएस है। और यदि आईएएस आईपीएस पर देश की सरकार का नियंत्रण रहे, राज्य की सरकार का नियंत्रण ना रहे, तो देश की सुरक्षा ज्यादा बेहतर है। और नियम क्या है कि किसी भी स्टेट कार्डर में 2/3 अधिकारी अन्य राज्यों से जाते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, केवल 1/3 अधिकारी इनसाइडर्स होते हैं जिनको होम कार्डर मिलता है। इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि अगर आप कल्पना कीजिए कि तमिलनाडु किसी समय नाराज होकर कहता है कि भारत से अलग होना है, और तमिलनाडु एक बड़ा कार्डर है, तो इसका मोटा मोटा मतलब मान के चलिए कि तमिलनाडु में जो आईएएस होंगे उनकी संख्या करीब 300 से 350 के आसपास होगी। इतने आईपीएस भी होंगे, लगभग 700 लोग मान लीजिए। ये 700 अधिकारी जो पूरे राज्य को संभालते हैं, उन 700 में से 2/3 466 ये तमिलनाडु के नहीं है। और क्योंकि ये 466 लोग तमिलनाडु का शासन संभाल रहे हैं, किंतु तमिलनाडु के नहीं है, इसलिए चाहे वहां का सीएम अड़ जाए, चाहे वहां की सारी पॉलिटिकल पार्टीज अड़ जाएं, उसके बाद भी क्या उनके हाथ में है कि वो तमिलनाडु को देश से बाहर कर दे? नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता जो है, शासन जो है, वो ज्यादा मात्रा में उनके हाथ में है जो उस राज्य के लोग हैं ही नहीं। ये ऑल इंडिया सर्विस के पीछे का तर्क है कि हर राज्य में सबसे ताकतवर पदों पर वो लोग हों जिन्हें केंद्र ने चुनकर भेजा है और अन्य राज्यों से भेजा है, न कि उसी राज्य के लोग हैं। अगर उसी राज्य के होते तो एक खतरा था कि किसी ऐसे आंदोलन में, किसी ऐसे मूवमेंट में वो भी राज्य की जनता के साथ हो जाते और उस केस में भारत सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होता उस राज्य को संभालें कैसे। ये इसके पीछे का आर्गूमेंट है। तो 3 तरह की सेवाएं हैं, हर राज्य की अलग अलग, एक केंद्र की सेवाएं और एक ऑल इंडिया सर्विसेज। जो केंद्रीय सेवाएं हैं इनके लिए एक चलता है